हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे नक्षत्रों में 6 नक्षत्रों का एक समूह बनता है जिसको हमारे शास्त्रों में मूल नक्षत्र, खंड मूल नक्षत्र, गंड मूल नक्षत्र की संज्ञा प्रदान की गई है। तो अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये जो 6 नक्षत्र हैं इनको शास्त्रकारों ने मूल की संज्ञा प्रदान की है। ये थोड़े से भय व्याप्त कराते हैं। जब भी आपके पास कोई जातक आएंगे और उनकी संतान उत्पन्न हुई है तो उनका पहला प्रश्न यही होगा कि बच्चा हमारा मूल में तो नहीं है, सतैसा। उत्तर भारत में इसको सतैसा बोलते हैं, माने 27 दिन के पश्चात की प्रक्रिया। और विधान ये भी है कि अगर बच्चा मूल में हो जाए तो पिता को उसका 27 दिन तक मुख नहीं देखना चाहिए। पूजन के उपरांत, शांति के उपरांत ही मुख देखने का भी विधान है। तो आज हम चर्चा करेंगे खंडमूल, गंडमूल नक्षत्र। ऐसा क्या है इनके अंदर, ये क्यों भय प्रदान करते हैं। तो आरंभ करें, लेकिन एक और यहीं पे बात आपसे साझा करते चलेंगे। देखिए, ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जब उत्पन्न हुए तो वो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए। आप उनकी जीवनी जब पढ़ें तो उसमें स्पष्ट उल्लिखित है। अब अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए तो उनके माता पिता को लगा कि हमारे घर का नाश कर देगा और उन्होंने बच्चे को थोड़ा सा साइड में कर दिया। तो वहीं से ये स्थितियां कुछ ज़्यादा व्यापक हुई, ठीक है ना। धीरे धीरे भय व्याप्त हुआ। ऐसा नहीं है, ये नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र 2 तत्वों के मिलन का योग है, तामसिक, राजसिक। जो केतु शासित नक्षत्र हैं, केतु के साथ चलने वाले हैं, वो तामसिक हैं, और जिनका स्वामी बुध है वो राजसिक है। तो राजसिक और तामसिक 2 स्थितियों का निराकरण है। साथ में अग्नि तत्व, जल तत्व 2 का सम्मिश्रण है। और इस मूल में कुछ नहीं है, मूल का इतना ही मूल है। लेकिन हमारे जो शास्त्रकार कहते हैं उसकी हम बात करते हैं कि राशि और नक्षत्र की समाप्ति जब एक ही स्थान पे हो रही हो, ऐसी स्थिति का जब निर्माण होता है उसको गंडमूल कहते हैं। ये परिभाषा है। पारिवारिक बंधनों से ऐसे लोगों को यदि मुक्त कर दिया जाए, जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, तो ऐसे लोग नए कीर्तिमान बनाते हैं। माने बंधन में रह के काम करना इनको पसंद नहीं है। तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, नवीन चेतना संपन्न हैं, अन्वेषी हैं, खोज की अद्भुत क्षमता है, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर, या खेल में बहुत ऊंचाई तक ये लोग जा सकते हैं। लग्न पे पापक प्रभाव नहीं हुआ तो ये सारे गुण इनके अंदर विद्यमान होंगे। लग्न पे जब पापक प्रभाव होगा तो थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति आ जाएगी। ऐसे में जातक क्रोधी हो जाएगा, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला हो जाएगा, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला होगा और छिद्रान्वेषी हो जाएगा। शास्त्रकार ये भी कहते हैं लंपट हो जाएगा। लंपट के लिए आपको लग्न, चतुर्थ, सप्तम और शुक्र की स्थिति को देखना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो रेवती और मीन एक साथ समाप्त हो रहे हैं। रेवती का अंतिम चरण और मीन की समाप्ति एक जगह हो रही है। तो रेवती मीन का अंतिम स्तंभ है, क्योंकि जो राशियां हैं ये नक्षत्र रूपी स्तंभों पे ही विद्यमान है। मेष अश्विनी मेष का प्रथम स्तंभ है, ये प्रथम आधार है। अश्लेषा कर्क का अंतिम आधार है। मघा सिंह का प्रथम आधार है। ज्येष्ठा वृश्चिक का अंतिम खंभा है। और मूला धनु का प्रथम सीढ़ी है, या प्रथम आधार है, प्रथम खंभा है। तो इसलिए इनको गंडमूल या खंडमूल नक्षत्र के नाम से जाना गया। अब इसमें 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको गंड की संज्ञा दी गई है और 3 नक्षत्र को मूल की। यहाँ खंड शब्द का प्रयोग करिए, आपको सुनने में, बोलने में, दोनों में भी आसानी लगेगी। तो रेवती जो नक्षत्र है वो खंड है, रेवती खंड है, अश्विनी मूल है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। सदैव जो खंड होता है वो मूल से जुड़ने की चेष्टा करता है। जो खंड होता है वो मूल से जुड़ने की चेष्टा करता है। और कभी कभी जब विपरीत स्थिति आ जाए तो जुड़ने की अपेक्षा दोनों में घर्षण हो जाता है। जैसे आप चुंबक को साथ में रखें, दोनों चुंबक को जोड़ें, अगर विपरीत परिस्थिति में आप उनको जोड़ना आरंभ करेंगे दोनों चुंबक भागेंगे,
उनकी एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे जुड़ सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक, और वहाँ पे अगर नहीं ले गए तो दोनों आपस में भागते हैं, लेकिन उस स्थिति में ले गए तो फटाक से ऑटोमेटिक माने बहुत द्रुत गति से जुड़ जाते हैं। तो मूल और खंड मूल अगर इनकी स्थिति अच्छी रही, ग्रहों की स्थिति अच्छी रही, तो ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और जो यहाँ पे खंड का तात्पर्य है जड़ से है, जड़ से जुड़ेंगे, आत्मा से जुड़ेंगे और परमात्मा तक आपको पहुँचाएंगे। ये मूल का रहस्य है। हम लोग इससे भयाक्रांत नहीं होना है, इसकी अच्छाई को देखना है। हर चीज़ में सकारात्मक नकारात्मक पहलू होते हैं। अब रेवती खंड है, अश्विनी मूल है, अश्लेषा जो नक्षत्र है वो खंड है, और मघा जो है वो मूल है। अब आप देखते जाएं, मूल और खंड से मूल जुड़ना चाहेगा। ज्येष्ठा देखेंगे तो ज्येष्ठा चूंकि प्रथम आ रहा है तो ये क्या होगा, खंड होगा, और मूला जो है मूल नक्षत्र होगा। ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइंट का काम करते हैं। तो ये आप देखें तो एक और यहाँ पे पॉइंट लेते चले, जो केतु शासित नक्षत्र हैं, केतु के अधीनस्थ नक्षत्र हैं, जहाँ पे स्वामित्व केतु को मिलता है, वो तामसिक नक्षत्र हैं। जो बुध जिनका स्वामी बनता है वो राजसिक है। तो व्यक्ति राजसिक और तामसिक दो तत्वों के बीच में आपस में घर्षण करता है। अब एक यहाँ पे और महत्वपूर्ण बिंदु को अगर आप पकड़ें तो देखिए, ये मीन और मेष ये आपस में घर्षण हो रहा है। अश्विन माने यहाँ पे आप रेवती का जो चतुर्थ चरण होगा और अश्विनी का प्रथम चरण, ये बॉर्डर पे है। मीन में भी हो सकते हैं, मेष में भी हो सकते हैं। ये स्थिति व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए घर्षण पैदा करती है, माने तनाव देती है। अब जैसे आप देखें, जहाँ रेलवे का डिब्बा जहाँ जुड़ता है, दोनों डिब्बों को जोड़ने का काम करता है, उसमें कितना घर्षण होता है। हम आप नॉर्मल बैठे हैं, कभी कल्पना करके देखिए, जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे जब डिब्बा चलता है तो धक्का लगता है, चिंगारी निकलती है, और उस पार्ट को आप टच करके देखिए ना, बहुत गर्म होता है। सारा जो शक्ति है वहीं पे शक्ति का संतुलन बनाने की स्थिति बनती है, खींचता है, रोकता है, ब्रेक मारता है। तो ऐसे में दो तत्वों की स्थिति, जल तत्व अग्नि तत्व की स्थिति, ये व्यक्ति को सामंजस्य बनाना और अग्रेसिव होना, आक्रमण करना या रक्षात्मक होना, इस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ता है। कैसे, उसकी चर्चा करें तो पहले थोड़ा सा नक्षत्रों को ले लेते हैं। देखिए, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार इसके देवता हैं, अश्व जैसा चिन्ह है। केतु यहाँ पे स्वामित्व प्राप्त करते हैं, गति इसके साथ है। अब इसको आप पकड़ लेंगे तो जब दोनों नक्षत्रों को मिलाएंगे तब उसमें आपको पकड़ में आएगा। रेवती पूषा भगवान विष्णु इसके देवता हैं, बुध का स्वामित्व है, चंचल है। मछली चिन्ह भी है, राशि का भी, नक्षत्र का भी। तो मछली जैसे हैं, अश्विनी में अश्व जैसा है, द्रुत गति है, एकाग्र है, और यहाँ पे मीन में रिलैक्स है, जल में है, तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मेष में पहुँचते ही अग्नि तत्व आ जाएगा, भागना पड़ेगा। ठीक, अब शीघ्र व्यापना शक्ति है, तो मस्ती में रहने की आदत है। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो परेशानी होती है, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो कारण क्या है। काल पुरुष एक कुंडली बना लीजिए आप, तो कुंडली बना के आप देखिएगा, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। तो 1 नंबर आप लगन में लिख लीजिए, और 2, 3, 4, 5, 6, 12 नंबर द्वादश भाव में। अब यहाँ पे आपको तत्व को देखिए, तो मेष लगन का जो आधार स्तंभ है, नक्षत्रों को देखें तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, 3 आधार स्तंभों पे ये राशि खड़ी हुई है। तो इसका जो प्रथम है वो आपका यहाँ पे अश्विनी है। ये अग्नि तत्व है, जो मेष होती है वो अग्नि तत्व से रिलेशन बनाती है या अग्नि तत्व को दर्शाती है। ये मूल है, इसका जो खंड है, इसका कौन खंड है, वो रेवती है। तो रेवती जो खंड है वो मूल से जुड़ना चाहेगा। अब रेवती क्या है, द्वादश भाव, द्वादश भाव क्या है, जल, द्वादश नहीं, मीन को पकड़िए, मीन क्या है, जल तत्व को दिखाती है। अब एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है कहाँ पे, अच्छा एक पॉइंट और पकड़ते चलिए, नक्षत्र 6 हैं, 6 नक्षत्रों के 4 चरण, मतलब 24 चरण, 24 के 24 चरण कष्टकारी नहीं है। सिर्फ नक्षत्र का अंतिम चरण और प्रथम चरण ही कष्टकारी है। किसका, रेवती का अंतिम चरण,
अश्विनी का प्रथम चरण, अश्लेषा का अंतिम चरण, मघा का प्रथम चरण, ज्येष्ठा का अंतिम चरण, मूला का प्रथम चरण। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट पे ही संघर्ष होगा। आप किसी भी नक्षत्र के दूसरे तीसरे चरण में हैं तो आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो केंद्र बिंदु पे होगा, जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है वहीं पे संघर्ष ज़्यादा होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे रेवती में आपकी पैकिंग हुई और अश्विनी में आपकी डिलीवरी हो रही है। आपके शरीर में जल तत्व की अधिकता है। आपका टेम्परेचर जो जहाँ पे आप बने, ठीक है ना, वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री है। आपको काम करना है जाके 48 डिग्री में, 45 डिग्री में। कश्मीर में आप पैदा हुए बड़े हुए, राजस्थान में आपकी ड्यूटी लग गई, आप झुलस जाओगे। आप आराम से जा रहे हैं अपनी एसी गाड़ी में, फर्स्ट क्लास, आपने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है 20-22 डिग्री का, और गाड़ी वाला अचानक रोकता है, बोलता है सर आपका ख़त्म हुआ, अब आप उतर जाइए, अपने गंतव्य की ओर जाइए। आप बाहर निकलते हैं गाड़ी से, टेम्परेचर आपको मिलता है 48 का, 45 का, 43 का। आपका नार्थ गुम हो जाएगा। क्या करूं, कैसे करूं? आप वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। यही स्थिति यहाँ पे जब अंतिम चरण और प्रथम चरण की बात होती है, अंतिम चरण में पैदा हुआ तो वो जाएगा प्रथम चरण तक। प्रथम चरण में पैदा हुआ तो अंतिम, माने अगर अश्विनी के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो बहुत सी चीजें रेवती का लेके आ रहा है, उसके जो बैकिंग है रेवती वाली लगी हुई है, और वो रेवती के अंतिम चरण में जा रहा है तो उसके बहुत से अश्विनी वाली चीजें लगी है। तो अग्नि तत्व जल तत्व दोनों की स्थिति की वजह से ये आपस में तनाव में रहते हैं। इनका नेचर कहता है, अब यहाँ पे रेवती को लीजिए तो नेचर कहता है मस्ती में रहिए, मछली की तरह मस्त रहिए। अश्विनी में पहुँचते ही तो बचपना इनका मस्ती में जाएगा और जवानी जैसे आएगी तनाव आएगा, आपस में भागना पड़ेगा, घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा, नहीं दौड़ा जाता। मछली की तरह पले हैं, ऐश करना है, घोड़े की तरह नहीं दौड़ सकते, इसलिए तनाव आता है। अश्लेषा में जाएंगे तो अश्लेषा में सेम यही बात है, कर्क में आराम से मस्ती कर रहे हैं, माता के सानिध्य में है, माँ के चरणों में है, माँ के गोदी में खेल रहे हैं। अभी जाना है सिंह में, जाना है पिता के घर में, जाना है शासक के घर में जाना है, और वहाँ पहुँचते ही काम करना है, नहीं तो दंडात्मक प्रक्रिया शुरू, तो व्यक्ति झुलस जाएगा। जल तत्व से अग्नि तत्व में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपकी पैकिंग जो है जल तत्व में हुई है। आप तालाब से निकल के आग लगे हुए जंगल में जा रहे हैं, या तालाब से निकल के भट्ठी के पास जा रहे हैं। टेम्परेचर आपका 15 से 20 डिग्री है और अभी आप जा रहे हैं 40-45 डिग्री में, आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको तनाव होता है, शरीर टूटता है। राधे राधे। अब विशाखा और अष्टम की बात करें, ज्येष्ठा और मूला की, तो ज्येष्ठा मूला में सेम स्थिति यही। ज्येष्ठा में आपको जल तत्व की अधिकता, ज्येष्ठा माने जिसको सपोर्ट कर रही है उस राशि में जल तत्व की प्रधानता मिलेगी। और उसके बाद मूला जो धनु राशि का मूल स्तंभ है, वहाँ पे आप देखेंगे तो अग्नि तत्व है। तो यहाँ भी जल तत्व और अग्नि तत्व के सम्मिश्रण की वजह से आपको तकलीफ होती है। हमने आपको 6 नक्षत्रों के एक एक चरण की बात की, लेकिन शास्त्र हमारे 24 चरणों की बात करते हैं। हम सिर्फ जातक पे बात कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, तो आप हो जाएंगे बोर। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए, रेवती का अंतिम चरण और अश्विनी का प्रथम चरण, कहते हैं कि शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो या मूल में बच्चा पैदा होते हैं तो स्वतः के लिए हानिकारक होते हैं, माता पिता के लिए हानिकारक होते हैं, परिवार के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे, इसको हम समझना चाहें तो कैसे? अभी देखिए, रेवती में अगर आप पैदा हो रहे हैं, रेवती के अंतिम चरण में पैदा हो रहे हैं, तो जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर जा रहे हैं। अंतिम चरण का तात्पर्य यह है कि पैकिंग आपकी ठीक से नहीं हुई। जब आप पैदा हो रहे होंगे उस समय आपके जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, आग की ओर बढ़ रहे हैं। आग के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो बच्चा पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और डॉक्टर बोलेगा आप लेट आए नहीं तो मैं बचा लेता। ठीक है ना, डॉक्टर तो यही बोलेगा, लेट आए नहीं बचा लेता। तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन की वजह से बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है, वातावरण की स्थिति की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप उसकी व्यवस्था कर लोगे। अगर यहीं पे अश्विनी के प्रथम चरण में है, अश्विनी के प्रथम चरण में है, तब क्या होगा? तब यहाँ तो आग भी पैदा हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें
तो माँ के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, अंतिम दिनों में गर्भ का जो पानी है, गर्भाशय का जो जल है वो सूख जाएगा, और उसके सूख जाने से बच्चे की नसें ब्लॉक हो जाएंगी। उसके सूख जाने से उसका दिमाग जो है, हार्ट डैमेज हो जाएगा, उसके शरीर में जो नाड़ियाँ हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और बच्चा कुछ दिन तक रहेगा, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आपकी अच्छी खासी द्रव्य खर्च करा के चल देगा। तो आपके लिए क्या हुआ, भारी हुआ, बच्चा भी चला गया और पैसा भी खत्म हो गया। यही स्थिति आपको अश्लेषा में आएगी, अश्लेषा में आएगी। अश्लेषा का स्वभाव क्या है, जकड़ लेना। नक्षत्रों के स्वभाव को पकड़िए। नक्षत्र क्या कहते हैं, जब तक उस स्वभाव को नहीं पकड़ेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। अश्लेषा, जकड़ लेना। बैठा कहा है, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका है, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख। घर में पैदा होते ही जकड़ लेगा। अब जकड़ कैसे लेगा, पैदा हुआ, बीमार पैदा हुआ, लाडला है, पहला ही बच्चा है या जो भी है, अब बीमार हो जाएगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो बीमारी ले जाएगी। आपको जो पैसा अपने व्यापार में लगाना है, एजुकेशन में लगाना है, बच्चा कंटिन्यू बीमार है, अब आप बच्चे का इलाज कराओगे और डॉक्टर लंबी लंबी आपसे फीस लेंगे। हो सकता है कि बच्चा उतना बीमार ना हो जितना डॉक्टर फीस ले लें, लेकिन यहाँ पे वो जकड़ लिया, ग्रोथ को जकड़ लिया है, माता को जकड़ लिया, माता के सुख को जकड़ लिया है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली है, आपका बच्चा उत्पन्न हो रहा है, आपका लग्नेश कमजोर है, तब आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। उस समय 6, 8, 12 की दशा चल रही है, खष्टे षष्टमे से आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपको धन बहुत खर्च करना पड़ेगा। आपको स्वतः को भी कुंडली देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो उस समय हमारी क्या स्थिति है। आपका लग्नेश कमजोर है, आपका मार्केस चल रहा है, तो हो सकता है बच्चे के जो नक्षत्रों की वजह से ऑलरेडी आप पहले से वीक है, थोड़ा बच्चा सपोर्ट कर देगा, आप भी ज़्यादा रोग के संपर्क में आए और आप धीरे से चल दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चा का श्लेषा नक्षत्र ही जिम्मेदार नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ऑक्सीजन की कमी, और जैसे सिंह में जाएगा तो गर्भाशय में जल की कमी। ये दोनों चीज़ पकड़ के रखिएगा, अनुभव करके देखिएगा, यही मिलेगा। हम अनुभव नहीं करते, अनुभव करके देखिएगा। वृश्चिक में जब आप जाएंगे तो वृश्चिक में क्या है, वृश्चिक में ज्येष्ठा के जो चारों चरण हैं, आप नक्षत्रों को पकड़ेंगे तो नक्षत्र के एक चरण पिता के लिए, दूसरे माता के लिए, तो एक शुभ, लेकिन ज्येष्ठा के चारों चरण किसी न किसी को कष्ट देते हैं। रेवती का केवल अंतिम चरण कष्ट देता है जातक के लिए, 3 चरण मुक्त कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्येष्ठा के चारों चरण कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठा अष्टम भाव का आधार स्तंभ है। अष्टम क्या है, संघर्ष है, दुख है, मृत्यु है, अंधकार है, परेशानियों का घर है। तो इसलिए यहाँ पे जो नक्षत्र पिलर ही है, उसका पिलर है, वो पिलर आपको देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ऑक्सीजन की कमी। जैसे मूला में जाएंगे तो मूला में फिर क्या होगा, गर्भाशय में जल की कमी। जल की कमी से आपके शरीर में जो नाड़ियाँ चल रही हैं, ऑक्सीजन चल रहे हैं, वो धीरे से ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मूल कारण है। तो इस तरह से आप पकड़ेंगे, मूल जो है सिर्फ 6 तरह से आप देख सकते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के अंतिम और प्रथम नहीं, प्रत्येक नक्षत्र के नहीं। जैसे जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट वाला पकड़ना है आपको। ज्वाइंट क्यों पकड़ना है? क्योंकि तनाव ज़्यादा है। अब दो देश की सीमाएं देख लीजिए, दोनों देश की सीमाओं में कितना तनाव है। भारत पाकिस्तान की सीमा देख लीजिए, एलओसी पे कंटिन्यू फायरिंग होती है। वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति चाहे या ना चाहे, कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से, कोई दुश्मनी नहीं है उनकी भारत से, उनकी व्यक्तिगत सेना की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन बमबारी इधर से भी झेलेंगे, उधर से भी झेलेंगे, क्योंकि वो बीच में है। प्रेशर है, इंजन का डब्बा का जहाँ पे ज्वाइंट है उसके ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा। ट्रेन गति से चल रही है तब भी प्रेशर पड़ेगा, अचानक ब्रेक लगेगा तब भी प्रेशर पड़ेगा। वो पूछेगा भाई मेरी गलती क्या है? बोलेंगे कोई गलती नहीं, तो बीच में है इसलिए पिस रहा है। आप अपने शरीर में देख लीजिए, घुटनों को, घुटने क्यों दर्द करने लगते हैं? बीच में है, प्रेशर है, कोई भी मूवमेंट है उनको करना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी क्यों दर्द करती है? प्रेशर है, दबाव में है, बार बार उठना बैठना है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, दबाव ज़्यादा रहता है। अब इसका फायदा भी है। फायदा ये है कि जो चीज़ें जितना उपयोग में आएंगी उतनी जीवंत रहती हैं। अब जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं वो बिल्कुल बम से नहीं डरेंगे, गोली से नहीं डरेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों से वो संघर्ष करने की आदत होती है, उनको कोई डर नहीं लगता। वहीं मध्य भारत में रहने वाले किसी गांव में एक बम फेंक दीजिए, पूरे गांव में सन्नाटा रहेगा। वहाँ पे बम गिरते ही वो बम के छर्रा गिरने चले जाएंगे, पीतल गिरने चले जाएंगे, तो बेखौफ होते हैं। तो ये बेखौफ होना
जोशीला होना, तेजस्वी होना इस नक्षत्र के मूल में है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, वीडियो हो रहा है लंबा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमने 24 चरणों में 6 चरण में ले आए, 24 चरण में 6 चरण में। जब नक्षत्र जैसे रेवती का अंतिम चरण, अश्विनी का प्रथम चरण, अश्लेषा का अंतिम चरण और मघा का प्रथम चरण, ज्येष्ठा का अंतिम चरण, मूला का प्रथम चरण जातक के लिए हानिकारक है। शास्त्रकार क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन जातक के लिए यहाँ पे हानिकारक है। शास्त्र हमारा एक और इसमें हमें छूट देता है, ठीक है ना। छूट वो देता है कि आपको इसके साथ साथ गंडवास देखना है, गंडवास देखना है। तो गंडवास जो है 3 तरह से देखा जाता है। तो 12 माह को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। आषाढ़ माह, भाद्र माह, अश्विन माह और माघ माह। यहाँ पे गंड का जो वास होता है वो स्वर्ग लोक में होता है, और ये जो है वास जो है वहीं पे नुकसान पहुंचाती है जहाँ पे वास करती है, माने जिस लोक में वास होगा उस लोक को नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पे स्वर्ग लोक को नुकसान पहुंचाएगी, पृथ्वी लोक को कोई दिक्कत नहीं। माने अगर आप आषाढ़ में, भाद्र माह में, अश्विनी में, माघ में पैदा हुए हैं तो बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स रहिए। मूल आपके और आपके परिवार को कुछ करने वाला नहीं है। जो दोष होगा आपके अंतिम चरण के लिए होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए होगा, मुक्ति के पथ पे बाधक बनेगा। लेकिन पहले धर्म अर्थ काम के लिए जिए ना, 3 चरण जाइए ना, 3 सीढ़ी चढ़िए ना, 4थी सीढ़ी के लिए उपाय कर लिया जाएगा। पहले 3 कदम तो बढ़िए। अब श्रावण मास में, कार्तिक मास में, चैत्र में, पौष में, यहाँ पे अगर आप पैदा हुए हैं तब उसका वास मृत्यु लोक में है। मतलब तब आपके लिए निश्चित रूप से ये जो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं यहाँ पे जैसी स्थिति बन रही है वैसे आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, ठीक है ना। शारीरिक कष्ट कैसे मिलेगा, ये भी नक्षत्रों के आप जब नक्षत्रों में जाएंगे, उनके देवताओं को पढ़ेंगे, उनके प्रतीकों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कष्ट कैसे मिलेगा। अभी यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैशाख में, ज्येष्ठ माह में, मार्गशीर्ष में, फाल्गुन में गंड का जो वास है ये पाताल लोक में है, तो पाताल लोक को नुकसान पहुंचाएगी। पाताल का तात्पर्य क्या है, जड़ को नुकसान पहुंचाएगी। मतलब ऐसे बच्चे अपने परिवार की जो परंपराएं हैं उसको नहीं मानते, परिपाटी को नहीं मानते, रूढ़वादिता को नहीं मानते। उनका मन करेगा तो पैर छुएंगे, मन करेगा तो प्रणाम करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। मन करेगा तो फिर अपने धर्मों जो नियम है उनका फॉलो करेंगे, मन नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो पाताल का नुकसान होने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जो आपकी परिपाटी है, जो परंपरा है, परंपरा को नहीं मानेंगे तो उससे माता पिता को लगेगा बच्चा हमारा बिगड़ रहा है। अब तो ये मूल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मूल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मूल वो स्थान है, गंड मूल वो स्थान है जहाँ पे 2 ग्रहों की, 2 भावों की, 2 तत्वों की और 2 गुणों की युति हो रही है। ये ज्वाइंट स्थान है, इसलिए यहाँ पे तनाव रहता है। तो दोनों में आपस में बच्चे के व्यक्तित्व में और बच्चे के वातावरण में खिंचाव रहता है। हमें आपको क्या करना चाहिए, तो हमें आपको पहले तो ये चाहिए कि अगर आपका बच्चा मूल में पैदा हुआ है तो किसी तरह मन में भेद मत रखिए। बिल्कुल बच्चा आपके लिए लकी है, अनलकी नहीं है। हम पहले ही मान लेते हैं बच्चा अनलकी है, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने जो पूजा पाठ का विधान बताया है उसके कुछ व्यवहारिक कारण है, कुछ वैज्ञानिक कारण है। मैं व्यवहारिक कारणों की चर्चा कर लेता हूँ। वैज्ञानिक कारण के साथ साथ व्यवहारिक कारण जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो विवादित स्थान होते हैं, ठीक है ना, एलओसी पे सभी देश के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उस पर अपनी दृष्टि रखते हैं। हम इसके मूल के शांति में क्या करते हैं, आफ्टर 27 डेज, 27 दिन के पश्चात हम उसी नक्षत्र पे शांति करेंगे। करते क्या है, 27 वृक्षों का पत्ता लाएंगे, 27 जगह का जल लाएंगे, 27 माने हर नक्षत्रों की वस्तु वहां पे हम इकट्ठा करते हैं। ऐसा कोई नक्षत्र की वस्तु नहीं है जो उसमें न लगती हो, सब लगती है। वो समुद्र का जल हुआ, कुएं का जल हुआ, हैंडपंप हुआ, हाथी के पांव के नीचे सांप के बिल की मिट्टी, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। तो अश्लेषा से लेकर ज्येष्ठा, अश्विनी से लेकर रेवती तक की सभी चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब जो विवादित जमीन है उस पर आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे एलओसी पे संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, वहाँ पे सभी देशों के प्रतिनिधि हैं। तो उसी तरह जो पूजा में विधान किया गया है, सभी नक्षत्रों की दृष्टि उस जगह रहे और उसको हानि न पहुंचे। और इसमें पूजन में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ पूजन कराने से काम नहीं चलेगा, उस नक्षत्र का जो मंत्र है उसका जाप करें। उस नक्षत्र के मंत्र का अगर आपने जाप नहीं किया तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो कभी भी आप पूजन करा रहे हैं या कभी भी आपको नक्षत्रों से कष्ट लग रहा है तो उसके नक्षत्र के मंत्रों का जाप करिए, आप देखेंगे आपको त्वरित लाभ होगा।
अभी एक पॉइंट और बचता है, हम अश्विनी के अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती के चरणों की बात कर लें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए चरणों पे फिर कभी बात करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटे को ऑन करके रखिएगा। पंचक नक्षत्र पे इसके बाद बात करेंगे। तब तक आपके लिए राधे।